ओके, वेलकम टू दी वीडियो सीरीज़ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग के हेड टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे, हेड्स ऑफ अकाउंट डिस्कस करेंगे कि जब आप प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट का स्टेप्स प्रैक्टिकली स्टार्ट ले रहे होते हैं तो आपको किन किन चीज़ों के नाम मालूम होने चाहिए। सही है। बेसिकली हेड्स ऑफ अकाउंट्स में इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, इसके अंदर ओनर्स इक्विटी, जिसको आप एज अ जनरल फर्स्ट ईयर लेवल पे आप कैपिटल भी कहते हैं ये, देन एक्सपेंसेस और देन लास्ट इनकम। इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस असेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे होगा कि उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे होते हैं। सही है। तो असेट्स की मैं अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो वो बुक्स वगैरह में मिल जाएगी, लेकिन उनके लिए एक जनरल टर्म कर सकते हैं कि बिज़नेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, एसेट्स की टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। अब बिज़नेस के रिसोर्सेज, बिज़नेस के जितने भी वसाइल, ऑल द थिंग्स जिनका बेनिफिट बिज़नेस को मिल रहा हो उनको असेट्स कहते हैं। इन असेट्स को 3 कैटेगरी में फर्स्ट ईयर लेवल पे क्लासिफाई करके ब्रीफ किया गया है। एक करंट असेट, सेकंड फिक्स असेट और थर्ड इंटेंजिबल असेट। तो तीनों को बारी बारी देखते हैं कि करंट असेट से मुराद यहाँ पर नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। शॉर्ट टर्म नेचर से मुराद क्या है? जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, विद इन 1 ईयर हाईली वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाती हैं। भाई बिज़नेस में ऑफिस में कैश मौजूद है तो उसके लिए कैश का वर्ड यूज़ करते हैं, या कैश एट हैंड भी लिखा जाता है। और बैंक अकाउंट है तो उसके लिए कैश बैंक का वर्ड या कैश एट बैंक लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, एज अ जेनरिक बिजनेस में जितने भी बैंक अकाउंट है इसको बैंक लिखा जाता है, लेकिन सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि बैंक कौन से बैंक में पैसे मौजूद हैं? तो आप सिंपली क्या करते हैं, बैंक के आगे उस ब्रांच का नाम या उस बैंक का नाम लिख देते हैं कि लेट्स से एचबीएल में है या यूबीएल में है या एमसीबी में है या मीज़ान में है, जिसमें भी हैं बैंक के आगे आप ब्रैकेट में उनके नाम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि किस बैंक में कितनी रकम मौजूद है। तो बिज़नेस में जितने बैंक में पैसे होते हैं उसके लिए बैंक, ऑफिस में पैसे होते हैं कैश। अगर कस्टमर उधार पे सामान बेच रहा होता है, सही है, कोई क्रेडिट पे कस्टमर सेल कर रहा होता है तो उसके लिए आप कौन सी टर्म यूज़ कर रहे होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। यानी वो कस्टमर जिनको उधार पे आपने गुड्स सेल किए हैं उनके लिए वर्ड क्या आ रहा होगा? अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड आ रहा होगा। यानी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी वो कस्टमर जिनको आपने उधार पे बेचा है सामान, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचा है और उनसे पैसे मांगते हैं, राइट टू रिसीव। राइट टू रिसीव के लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, इसी तरीके से एक होता है नोट रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल। तेज़ी से गो टू, अगर आपने जस्ट इनवॉइस भेजी है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लिया, लीगल डॉक्यूमेंट पे आपने साइन करवा लिया कि भाई मुझे इतने पैसे देना, तो अब उसके लिए एक टर्म है नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल। सेकेंड ईयर बैंकिंग के अंदर हम इसके डिटेल्स मौजूद है, लेकिन अभी आपको इतना मालूम कर लें कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो प्रॉमिसरी नोट या बिल रिसीवेबल लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पर्ची पेपर पे वर्क है तो उसके लिए क्या वर्ड आ रहा होगा? अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है? सप्लाइज़ भी लिखा जाता है, स्टेशनरी। अच्छा, अब सप्लाइज़ के साथ साथ अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो समटाइम ये ऑफिस सप्लाइज़ हो सकती हैं, ठीक है। समटाइम ये ऑफिस सप्लाइज़ के अलावा क्या हो सकती है? शॉप सप्लाइज़ हो सकती हैं। सर ये फैक्ट्री सप्लाइज़ हो सकती हैं, ये सेल सप्लाइज़ हो सकती हैं। यानी स्टेशनरी के अलावा अगर पैकिंग मटेरियल है तो उसको लिए भी सप्लाइज़ का वर्ड यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एज अ जनरल उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? सप्लाइज़। अच्छा, फिर इन्वेंट्री, या इसको स्टॉक कहा जाएगा। इन्वेंट्री आर द एसेट हेल्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ सेल। बेचने की नीयत से जो सामान खरीदा है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है? इन्वेंट्री या स्टॉक। इसके अलावा 2 और वर्ड भी हैं, गुड्स भी आ रहा होता है, सही है, और मर्चेंडाइज भी आ रहा होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, तो ये जब आएगा तो उस वक्त हम प्रैक्टिकली के साथ इसको वापस डिस्कस कर लेंगे।
अच्छा, प्रीपेड मैंने डिस्कस नहीं किया सर, प्रीपेड रह गया। प्रीपेड को डिस्कस कर लेते हैं। भाई प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड इज़ नथिंग बट एडवांस पेमेंट। अब एडवांस पेमेंट आपने किस किस को की है, मिसाल के तौर पे इसके आगे क्या लिखा हुआ, ब्लैंक। तो एडवांस पेमेंट किसी को भी आप कर सकते हैं। वो किसी को भी एडवांस पेमेंट का मतलब प्रीपेड वो हो सकता है सैलरी नहीं सर, वो प्रीपेड हो सकता है रेंट हो सकता है वो इंश्योरेंस हो सकता है एडवर्टाइजमेंट ठीक है। तो जो भी हो, अगर एडवांस पेमेंट है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, सही है, आप एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, तो वो प्रीपेड के आगे ब्लैंक में क्या लिख दिया जाएगा, उसका नाम। तो ये करंट असेट की कुछ टाइप्स है जो फर्स्ट ईयर के अंदर मोस्टली यूज़ किए जा रहे होते हैं। मस्ट नो में कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड, सप्लाईज और इन्वेंट्री आना चाहिए। नोट रिसीवेबल पहले आता था, लेकिन अब आपके कोर्स से इसको मिनिमाइज़ कर दिया गया, इसका क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक था वो ख़त्म कर दिया गया। करंट असेट के बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या मौजूद हैं, अगर मैं रिकॉर्ड, यस, करंट असेट के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगली आइटम हमारे पास है फिक्स असेट लोन का। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो आपने एसेट बाय किए होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए किए होते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है, उसके लिए फिक्स या नॉन करंट असेट कहते हैं। अब इसमें क्या आ गई, लैंड आ गई, ज़मीन, पीस ऑफ लैंड, प्लॉट का बाय किया हुआ है, बिल्डिंग, चार दीवारी की बात आ गई, कंप्यूटर शॉप, प्रिंटर शॉप और फोटोकॉपियर मशीन, इस तरह की जो चीज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा, इक्विपमेंट। सही है, स्टेशनरी, कंप्यूटर टाइप की, फोटोकॉपियर मशीन की, प्रिंटर की बात करते हैं, इक्विपमेंट। अच्छा, ये ऑफिस भी हो सकता है ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, ये शॉप इक्विपमेंट हो सकता है, ये फैक्ट्री इक्विपमेंट हो सकता है, आगे वर्ड एड कर सकते हैं एज ए जेनिक, उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट। इसी तरीके से फर्नीचर, सही है, मशीनरी। मशीनरी और इक्विपमेंट में क्या फ़र्क है सर, एयर कंडीशन भी तो मशीन है, बट एयर कंडीशन यूजेज के लिए यूज़ हो रहा होता है, मशीनरी ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ होता है, जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को बनाना है, प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो हम उस मशीन के लिए क्या वर्ड यूज़ हो होता है, एज ए जेनिक मशीनरी। देन व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, कार्स वगैरह के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, ये नॉर्मली फर्स्ट ईयर में इसका कंपोनेंट है, लेकिन आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ से मालूम होना चाहिए। ऐसी एडवांस पेमेंट जिसकी वजह से आपके पास राइट हो कोई यूज़ करने का, उसको इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं करते, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा होता है, ये भी आपके एक एसेट्स है। नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस, इनकी फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं। मिसाल के तौर पे कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या है, मिसाल कॉपीराइट के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूँगा कि कोई बुक आप अगर बाय करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल अगर बुक से मुराद है, पाकिस्तान में कॉपीराइट का इतना इशू नहीं है, लेकिन बुक्स वगैरह अगर आप किसी ऑक्सफोर्ड पब्लिशर या पियर्सन वगैरह इंटरनेशनल बुक्स की बात कर लें, वो बाय करते हैं, तो उनको जो फ़ीस पे कर रहे वो, तो आप वो बेसिकली किस लॉ के ज़रिए रजिस्टर्ड होती है, कॉपीराइट। उसमें क्या होता है कि आपने सपोज़ करें कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस की, जैसे कि पब्लिशिंग हाउस ने एक बुक निकाली, अब उस बुक को अगर कोई भी फ़ोटोकॉपी करके बेचना चाहे तो बेच सकता है, तो यस बेच सकता है, लेकिन गवर्नमेंट लॉ पॉइंट ऑफ से एक राइट मौजूद है कि आप गवर्नमेंट को फ़ीस पे करें, एक फ़ीस पे करेंगे, सही है। फ़ीस पे करने के बाद आप बोलेंगे कि भाई मेरी ये जो भी चीज़ रिटर्न है, ठीक है, इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकेगा, नो राइट टू कॉपी, यानी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही राइट है, नो राइट टू कॉपी विथ अदर, यानी अदर कॉपी, अदर्स के पार्ट कोई और कॉपी करने के बाद उसके पास कोई राइट नहीं होगा। अगर वो कॉपी करेगा तो मुझे गवर्नमेंट को जाके बताना होगा कि इन्होंने मेरी चीज़ कॉपी करने की कोशिश की है, ठीक है, तो काइंडली उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लें। तो उस वो राइट कब आएगा, जब आप गवर्नमेंट को फ़ी पे करेंगे। तो नॉर्मली जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, सीडीज़ वगैरह कॉपीराइट के अंदर होती हैं, ये सी करके एक ट्रेडमार्क बना हुआ होता है, तो वो वाली फ़ीस कॉपीराइट में आती है। इसी तरीके से ट्रेडमार्क टी करके आ रहा होता है, ये किसके लिए होता है, लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ करें मुझे KFC, मैं एक होटल खोलना चाहता हूँ, तो क्या मैं KFC के नाम से खोल सकता हूँ सर? KFC से मुराद क्या है सर? खान फूड सेंटर, सही है। और इस पर मैं एक पगड़ी वाले बंदे की, खानसामा की फ़ोटो बनाता हूँ, ठीक है, लाल पगड़ी पहनाता हूँ, और मैं क्या लिखता हूँ, खान फूड सेंटर।
लेकिन उसमें के बड़ा हाईलाइटेड है, एफ बड़ा हाईलाइटेड है, सी बड़ा हाईलाइटेड है। क्या ये मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि केएफसी ने पाकिस्तान के में अपना लोगो रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो किसी किस्म की आइडेंटिटी रजिस्टर्ड करवा देंगे, कोई वो कॉपी ना कर सके, तो उस फीस को किस नाम से आप लिखेंगे? ट्रेडमार्क के नाम से लिखेंगे। नाउ पेटेंट क्या होता है? मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी यूज़ कर रही होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ क्या यूज़ कर रही होती हैं? दवाइयों के फार्मूलाज। सही है, फार्मूला। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसके अंदर सही है 4 पंखों वाला एक हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा होता है, तो ये एक डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग। तो फार्मूला या पैटर्न या डिज़ाइन, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ से डिज़ाइन, आर्ट्स पॉइंट ऑफ से पैटर्न, दवा फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ से फार्मूला, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कॉपी ना करे तो गवर्नमेंट को फ़ी पे करें कि अगले 10 सालों तक कोई इस चीज़ को कॉपी नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे कोविड की वजह से किसी ने वैक्सीन तैयार किसी कंपनी ने, और वो गवर्नमेंट को फ़ीस पे कर रही है कि भाई मेरी दवाई का फार्मूला ये है, कोई इसको कॉपी ना करके दवाई खुद से बना दे, मैं इस दवाई को इतने रुपए में बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए एथिकली वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, किसी खास दवाई का इलाज करवाया जाता है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो फार्मूला जिसके ऊपर काम कर रही हैं, सही है, उसकी जो फ़ीस गवर्नमेंट को पे करेंगे तो वो किस नाम से आ जाएगी? पेटेंट। ठीक है। गुडविल को मैं सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ से रख रहा हूँ। ये समझ लें कि मार्केट में आपकी रेपुटेशन को आप जब मॉनिटरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड आ जाता है? गुडविल के तौर पे। सो एसेट्स की तीनों क्लासिफिकेशन कवर की। नाउ मूविंग टूवर्ड, अगर हम आगे बढ़ते हैं इन एसेट्स के नामों के बाद, तो वो कौन कौन से नाम हैं? सही, एसेट्स में करंट एसेट हो गया, फिक्स एसेट हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक बेसिक में, मैंने इससे पिछली थ्योरी के अंदर एक वीडियो डिस्कस की हुई थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन में वो क्या थी कि एसेट्स बराबर हैं इक्विटीज़ के। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में। एसेट्स दो डिस्कस अभी किए। आपके कोर्स में प्रैक्टिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ से तीनों है। थ्योरी पॉइंट ऑफ से करंट एसेट भी है, फिक्स एसेट्स भी हैं और इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो करंट एसेट है जिनको मैं सीए लिख रहा हूँ, और फिक्स एसेट है जिनको मैं फिक्स एसेट लिख रहा हूँ। इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ये बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है? इक्विटीज़। इक्विटीज़ क्या थी? दो थी। क्लेम ऑन एसेट, इक्विटीज़ का मतलब क्या है? क्लेम ऑन एसेट्स, के बिजनेस के पास ये जितने भी वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, वो किसने दिए हैं, ठीक है। तो वो आउटसाइडर होगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ यानी को इसका क्लेम है क्लेम ऑफ आउटसाइडर। और ऑन कैपिटल क्या है? क्लेम ऑफ ओनर। ओनर का क्लेम है तो कैपिटल, और आउटसाइडर का क्लेम है तो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटीज़। अब एग्जाम्पल से बात करते हैं प्रैक्टिकली। लाइबिलिटीज़ में अगर मिसाल के तौर पे मैंने असेट बाई, कोई फर्नीचर बाई किया, ठीक है, फर्नीचर बाई किया, कितने? उधार पर, क्रेडिट पर, तो क्या पैसे दिए? नहीं। तो जिसको पैसे देने उसके लिए क्या वर्ड यूज़ हो जाएगा? अकाउंट्स पेएबल। नॉर्मली अकाउंट्स पेएबल मर्चेंडाइज क्रेडिट पर परचेज करने के लिए यूज़ होता है, यानी जिससे उधार पे ख़रीदा उसको जो पेमेंट करनी है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ हो रहा होगा? अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, वही स्टैम्प पेपर पे साइन करवा के लिख लिया कि भाई मुझे तुम्हें इतने पैसे देने हैं या तुम मुझे इतनी रकम अदा कर दोगे, साइन करके दे दो, स्टैम्प पेपर पे लीगल डॉक्यूमेंट पे आ गया तो वो क्या कहलाएगा? नोट्स पेएबल या बिल पेएबल। इसी तरीके से सम कस्टमर्स एडवांस पे कर देते हैं, तो अगर उनको सामान गुड्स सप्लाई नहीं की तो पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब आउटसाइडर का बिज़नेस के पास क्लेम। बिज़नेस के पास स्टार्ट किया था, लेट्स से 2 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया था, कैश 1 लाख रुपये 2 लाख रुपए था, ठीक है, 2 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया था। ये बिज़नेस किसने, कौन लेकर आया था? ओनर 2 लाख रुपए से लेकर आया था, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि इन 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपये अपने पास रखे, लेकिन 1.5 लाख रुपए जो बाकी थे, 2.5 लाख रुपए की एक चीज़ खरीदी। वो क्या खरीदी? फर्नीचर। तो अब बिज़नेस के पास कैश ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब कैसे ले भाई, हमारे पास तो 1.5 लाख रुपए थे, तो 150,000 में से 250,000 की चीज़ 150 पे बाई की, तो जो डिफरेंस रिमेनिंग है वो रिमेनिंग उधार पे बाई किया है, तो उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा? अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। तो ये 1.5 लाख यानी 50,000 और 2.5 लाख, 3 लाख की चीज़ें मौजूद है, जिसमें से आउटसाइडर 1 लाख का और कैपिटल
2 लाख का है, तो उसके लिए अकाउंट्स पेबल का वर्ड यूज़ होता है। तो इसी तरीके से कस्टमर ने एडवांस में दिया है, तो ये खैर हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अगले वीडियोस में कवर कर रहे होंगे, जस्ट एक आइडिया देना मकसद था। अच्छा, तो कस्टमर एडवांस में देगा, ये इसी तरीके से समटाइम एडवांस में कोई इनकम मिल रही है। इनकम से मुराद क्या है, हो सकता है किराया किसी ने आपको एडवांस में पैसा दे दिया है, जगह एक्स्ट्रा थी, ठीक है, कमीशन एडवर्टाइजमेंट, मिसाल के तौर पे आप किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करते थे, सही है, कंसल्टेंसी फर्म वगैरह के तौर पे आप ऐड वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे बिज़नेस के, आपने फवाद खान या फवाद मुस्तफ़ा या मायरा खान को हायर करके कोई ऐड डेवलप करनी है, आपको एक कंपनी ने, लक्स वालों ने एडवांस पेमेंट कर दी, तो उस एडवांस पेमेंट का मतलब जब तक वो फिल्म या एडवर्टाइजमेंट पूरी नहीं होगी और वो जो पैसे हैं वो टेक्निकली अनअर्न्ड हैं, तो उसको किस नाम से लिखेंगे, अनअर्न्ड के नाम से। इसके अलावा समटाइम्स सैलरी पे नहीं की, देना बाकी है, कोई यूटिलिटी बिल पे नहीं किया, देना बाकी है, सही है, कंसल्टेंसी के कुछ और पैसे देना बाकी है, तो वो किस में आ जाएंगे, पेबल्स के तौर पे। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ हो गई। नाउ फिक्स लाइबिलिटीज़, ये क्या है, ये लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो विद इन 1 ईयर पे करनी है, जिसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, लेकिन मोर देन 1 ईयर के लिए ज़्यादातर क्या वर्ड यूज़ होता है, फिक्स लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहा जाता है। इसमें क्या, बैंक वालों से जो लोन लेते हैं वो सालों साल चलता है। बॉन्ड्स पेबल की टर्म हम आगे आएगी तो सेकेंड ईयर से डिस्कस करेंगे। लीज फाइनेंसिंग यानी कोई चीज़ मॉर्गेज वगैरह आपने लिया हुआ है, कोई चीज़ गिरवी रखवाई हुई है उसके बदले में, तो वो किस में आ जाएंगी, लीज फाइनेंसिंग या बॉन्ड्स पेबल। लॉन्ग टर्म एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये सेकेंड ईयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जब आएंगी तो डिस्कस कर लेंगे, सही है ना। ओनर इक्विटी, ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। आपके फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग के अंदर सोल प्रोप्राइटर इज़ मेन के सिंगल ओनर की बात कर रहे हैं। तो सिंगल ओनर जब होता है तो उस वक्त ओनर इक्विटी में ओनर कैपिटल होता है, ओनर का नाम लिख दिया, लेट्स से असलम या आयशा या आसिया। अगर वो बिज़नेस से रकम विड्रॉ करेगा तो उसको लिए क्या वर्ड आ जाएगा, ड्राइंग। आपको याद होगा सेपरेट बिजनेस एंटिटी के अंदर ओनर के पर्सनल यूज़ की रकम, तो कैपिटल में ड्राइंग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, या लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने क्या कवर किया, अकाउंटिंग हेड्स ऑफ अकाउंट्स किए, वो फर्स्ट ईयर में यूज़ होने वाले नाम डिस्कस किए, जो एसेट्स में के तौर पे आएंगे, लाइबिलिटीज़ के तौर पे आएंगे और कैपिटल के तौर पे आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सपेंस और इनकम की टर्मिनोलॉजीज़ कवर करेंगे। जब मर्चेंडाइज बिजनेस को स्टार्ट करूँगा तो उस वक्त मैं इन दोनों को कवर कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।